आज जो हम लोग का विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा संबंधित है। किससे? तो आंगनबाड़ी से ही संबंधित है। और अंतिम में निष्कर्ष निकालेंगे क्या ये इस योजना की आवश्यकता थी कि मात्र यह एक जन भावनाओं को आकर्षित करने का एक तरीका है, या क्या इस योजना से लाभ हो सकते हैं सारी चीजों को। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान बहुत महत्वपूर्ण योजना है और सरकार द्वारा इस योजना को बार बार हर मंच से इस योजना का उल्लेख किया जाता है और अखबार में आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ हैं जो कुपोषण से, जरा इस बच्चे को देखिए। बच्चे को देखेंगे तो कैसे इसका जो शरीर है एक अलग तरीके से और अलग ढांचे में आपको दिखाई दे रहा होगा। यह बच्चा स्टंटिंग से भी, वास्टिंग से भी, ओवरवेट से पीड़ित है और जिसकी जितना इसकी एज होनी चाहिए उससे और एज के अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो भी नहीं है, एज के अकॉर्डिंग जो इसकी वेट होनी चाहिए वो भी नहीं है। समझ रहे हैं? और एक तरफ और मे भी ये जो बच्चा है वो एनीमिया से पीड़ित हो, और इधर जो महिलाएं दिख रही हैं ये सभी एनीमिया से पीड़ित हैं और ये सब छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं। तो ये जो योजना है आप समझ गए होंगे किससे संबंधित है। एक तो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से, और दूसरा तो एनीमिया से। ठीक, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को चेक करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इस योजना की जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो हम लोगों ने देखा कि 1975 से आईसीडीएस चल रहा था और आईसीडीएस को ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को ही आंगनबाड़ी कहा जाता था। 2020-21 में इसमें रणनीतिक परिवर्तन किया गया और इसका नाम बदलकर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कर दिया गया। अब इसके बाद ही 2019 में 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, योजना नहीं है, क्या है तो अभियान है। अभियान यानी कि अंग्रेजी में मिशन, तो मिशन है तो यानी थोड़ा यह जल्दी क्रियान्वित होगा और मिशन मोड में यानी कि सबको अलर्ट कर दिया जाता है और जल्दी से जल्दी सारे कामों को छोड़कर इसको प्रायोरिटी में रखा जाता है। थोड़ा बैकग्राउंड हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मामला है इसका। तो इस लिस्ट में से जो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि देखिए ये क्या दिखा रहा है, तो इंडिकेटर, ये क्या शो कर रहा है, तो इंडिकेटर को किसको दिखा रहा है, इंडिकेटर को ए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21, कहीं कहीं पर 19 से 21 भी देखने को मिलेगा। और ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16। अब इन दो बातों को अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यही पूछ लिया जाता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब आया था। तो कब आया था, 2015-16 में। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है वो कब आया, तो 2021 में आया। ठीक, तो हम लोगों को दो कॉलम को देखना होगा, विशेष रूप से इस वाले कॉलम को और इसको, इन दोनों को। ठीक, और हो सके तो इसको भी ऑब्जॉर्व कर लेंगे। और यहाँ से जो हम लोगों को देखना है वो देखना है 81 से लेकर इंडेक्स में, इंडिकेटर में 81 से लेकर 85 तक, यहाँ तक हम लोग को एब्जॉर्व करना है। और इसमें जो एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि मैं अलग अलग भी ले आता क्रॉप कर इसको, लेकिन बात ये नहीं बनती क्योंकि ये छूट जाता, और जब ये छूट जाता तो आप लोग फिर आंकड़ों को पहचानने में बड़ी परेशानी हो जाती। और एक इसमें जो हम लोगों को देखना है कि ये देख रहे हैं ऑल वीमेन एज 15 से 49 ईयर्स हु आर एनीमिक। ठीक, ये वाला आंकड़ा देखना है। सबसे पहले देखते हैं स्टंटेड के बारे में। स्टंटेड का मतलब बताए थे कि उम्र की तुलना में क्या हो, ऊंचाई कम हो, लिखा भी हुआ है हाइट फॉर एज।
एज की तुलना में अगर हाइट ठीक नहीं है तो उस बच्चे को क्या कहते हैं, स्टंटेड कहते हैं। ठीक, अब जरा देखिए कि 4 में देखिए कितना था, 37.6%। ठीक, यही आंकड़ा अभी लोग फैला रहे हैं, लेकिन आप अपडेट हो जाइए। कौन सा आंकड़ा आपको आना चाहिए, तो 34.6। यानी कि क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। किसमें, तो स्टंटिंग के मामले में। जो बच्चे पहले 37% था, यानी 37% बच्चे जो छत्तीसगढ़ में जन्म लेते थे, उनकी जो ऊंचाई है उम्र की तुलना में वो कम रहते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहा जाता था, स्टंटेड कहा जाता था। बताए थे यही 4 मानक है, देख रहे हो यहाँ पर। ठीक, तो 37.6% था, जो बढ़कर कितना हो गया, घटकर कितना हो गया है, 34.6%। दूसरा वाला क्या है, तो और एक इसकी बात हो रही है, तो 5 साल से कम, तो हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जो 5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 34.6% बच्चे स्टंटेड हैं। यानी अगर छत्तीसगढ़ में 100 बच्चे हैं 5 साल से कम आयु के, तो लगभग 35 बच्चे, 34.6 है तो 35 लेकर चले, तो 35 बच्चे क्या हैं, तो स्टंटेड हैं। और ये बहुत ही एक विकराल स्थिति को इंगित कर रही है। यानी 65 बच्चे ही हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अभी और नीचे आंकड़े तो देखे ही नहीं है। इसके बाद क्या है, तो वास्टेड है। ठीक, और ये भी क्या है, तो 5 ईयर तक है। वेट फॉर हाइट, हाइट की तुलना में उनकी वेट कितनी है, कम है, तो फिर वो बच्चे क्या कहलाएंगे, वास्टेड कहलाएंगे। ये देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कितना था, तो 23.1%, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितना हो गया, तो यानी कि यहाँ भी क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ भी क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक, आगे देखें तो क्या है, इसको छोड़ दीजिए, ये सिवियरली वास्टेड है, उतना ज्यादा महत्व नहीं है। हमको किस में आना है, तो अब अंडरवेट में। किस में आना है, अंडरवेट में। अंडरवेट का मतलब वेट फॉर एज। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, तो 37.7%। और आपको यही दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ सरकार जब भी कुपोषण के लिए बात करती है तो हमेशा किसको लेकर बात करती है, इसी आंकड़े को। यही आंकड़ा आपको बार बार अखबारों में 37.7% दिखाई देगा, आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई देगा। बाकी किसी भी जगह सरकारी आंकड़ों में आपको न तो स्टंटिंग को बताया जाता है, न तो आपको वास्टिंग को बताया जाता है, ना ही ओवरवेट को बताया जाता है। बताया केवल किसको जाता है, तो अंडरवेट को बताया जाता है। तो अंडरवेट कितने थे, 37.7%। ये आंकड़े आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इससे क्या लगेगा, आपके दिमाग पर एक ढांचा बनना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण को लेकर हो क्या रहा है, छत्तीसगढ़ में सुधार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये आंकड़े अभी तक आपको बता रहे हैं कि सुधार तो हो रहा है, भले ही धीरे है लेकिन सुधार हो रही है। तो अंडरवेट कितने थे, तो 37.7%, जो घटकर कितना हो गया, 31.3%। आगे क्या है, तो ओवरवेट। क्या है, ओवरवेट जरा देखिए, 2.9% से लेकर, और ये पूरे विश्व भर में है, जो ओबेसिटी है, जो ओवरवेट है, वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अखबार में छपता भी है, मोटापा एक गंभीर समस्या हो रही है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में घटना हो रही है। अभी इन आंकड़ों को देखेंगे तो एक तस्वीर और उभरेगी कि कहाँ ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, शहरी क्षेत्र की कि ग्रामीण क्षेत्र। तो ये आंकड़े बताएंगे। तो देखें, अगर हम लोग स्टंटेड कहाँ ज्यादा है, तो अर्बन में है कि रूरल में है, रूरल में ज्यादा है, देख रहे हो। तो यानी यहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर देखें वास्टिंग कहाँ ज्यादा है, तो दोनों जगह ही बराबर है। और बात करें किसकी, तो सिवल्ली वाली छोड़ दीजिए, फिर किसमें, ये अंडरवेट। गाँवों में क्या है, ज्यादा है, तो यानी गाँव में काम करने की जरूरत ज्यादा है। और बात करें किसकी, तो ओवरवेट की, तो शहरों में
ज्यादा हो। ओवरवेट ये तो बहुत स्वाभाविक था, शहरों में ज्यादा हो रहा है, तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरवेट एक बड़ी समस्या हो रही है हमारे देश में। और ओवरवेट जब होगा तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, कैंसर, डायबिटीज, समझ रहे हैं, हाई बीपी, ये सारे केस बॉडी में फिर ज्यादा होते हैं। अभी पूरे डिजीज को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो एक तरफ इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलते हैं और एक तरफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलते नहीं है। बीपी एक जो किसी का लो बीपी किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होगा, किसी की डायबिटीज दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब ओबेसिटी आता है तो कई सारे स्वास्थ्य खामियां शरीर में आने लगती है। और प्रकृति का ही नियम तो है ना भाई कि जो भी हमारा वेट हाइट सब क्या होना चाहिए, संतुलित अवस्था में होना चाहिए। अगर हम लोग वो सारी चीजें कम होती है तब भी समस्या है, और अगर वो सारी चीजें ज्यादा होती हैं वो भी समस्या। प्रकृति सदैव संतुलन के नियम को फॉलो करती है। अब किसको देखते हैं तो यहाँ पर 15 से 49 साल की महिलाओं में एनीमिया की समस्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, देख रहे हैं। और 15 से 49 साल क्यों लिया गया है? 15 से 49 साल ही, हाँ यही टाइम क्या होता है, हाँ महिला बर्थ दे सकती है, यही महिला की रजस्वला अवधि है। इसके बाद रजस्वला अवधि महिला की समाप्त हो जाती है। ठीक, तो 15 से 49 साल में देखिए जरा, ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। 4 में कितना था 15-16 में, और अब कितना हो गया, यानी यहाँ क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब जब ये बढ़ा है तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें भी वहां बढ़ेंगी, या तो कम तो नहीं होंगी। क्योंकि जब महिला अगर एनीमिया से पीड़ित है तो बच्चे भला स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। तो ये आंकड़े आपको बता क्या रहे हैं कि एक नवीन प्रयास की जरूरत है या नहीं, या पुराने प्रयास को अत्यधिक द्रुत गति से चलाने की जरूरत है या नहीं, निश्चित रूप से है। ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, देखिए अगर बच्चा हम बताए थे बच्चा का 85% जो विकास है वो बचपन में ही हो जाता है। बच्चे का भी जो शारीरिक विकास है और जो मानसिक विकास है 5 साल की आयु तक हो जाता है। और अगर बच्चे किसी समाज के स्वस्थ नहीं है तो आगे जाकर वो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा बचपन में कुपोषित हो गया उसकी बुद्धि का सही विकास नहीं होगा, शारीरिक रूप से भी क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, बार बार बीमारियों के चक्कर में आएगा, पढ़ाई लिखाई भी सही से हो पाएगा क्या, जो बीमार रहता है उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाती है क्या। 2 महीने स्कूल आया, 3 महीने के लिए फिर बिस्तर, 1 महीने के लिए स्कूल आया, 15 दिन के लिए फिर बिस्तर। काम करने भी जाएगा तो कोई काम पे रखेगा क्या, 10 दिन काम पे गया, 5 दिन के लिए बीमार, कौन काम पे रखेगा, कोई नहीं रखेगा। तो अगर बच्चों को कुपोषण के दायरे में वो आ रहे हैं तो इससे बड़ा कोई पाप इस दुनिया में, क्योंकि उसकी जीवन को हम लोग नर्क बना दे रहे हैं। अगर वो कुपोषित है बचपन में तो आगे चलकर वो अपने जीवन की सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल नहीं कर सकता है। तो जरा सोचिए इस राज्य का क्या होगा और इस देश का क्या होगा। तो इस समस्या को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी देश के लिए। समझ रहे हैं बात को। अभी बच्चे कुपोषित नहीं होंगे तो उनकी मेंटल एबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मन में आता है ख्याल कि विदेशों में अनुसंधान बहुत तेजी से होते हैं तो ऐसा लगता है उन लोग ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। मानव तो सभी है ना, बुद्धि की आकार तो वही है ना, जैविक विकास तो वही है ना, लेकिन हमारी बुद्धि का जो विकास होना चाहिए वो सही से नहीं हो पाती, और उसी कारण ये प्रभाव आप आज देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा बड़ा हुआ, उसका सही से शारीरिक और मानसिक विकास हुआ नहीं है, बार बार उसको कहाँ विजिट करना होगा, हॉस्पिटल, और इससे जो परिवार होता है कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर आ ही नहीं पाता है।
क्योंकि आज अगर एक व्यक्ति के आय का अगर उपभोग हिस्सा देखें तो बहुत ज्यादा उपभोग स्वास्थ्य सेवाओं में चला जाता है। इसीलिए बार बार पढ़ोगे कि आयुष्मान योजना से लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में लाभ मिला है, क्योंकि जो उनका आय का एक हिस्सा कहाँ जाता था, स्वास्थ्य सेवाओं में, अब वो नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो आंकड़े कुछ समझ में आ रहे हैं, आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक गहन प्रयास की जरूरत है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, तो बात कर चुके हैं। तो सदैव कुपोषण के मानक ध्यान रखिए क्या क्या, तो स्टंटेड, फास्टिंग, अंडरवेट और ओवरवेट। आपको परिभाषा अब यहाँ मिल गया है, इसको सदैव अपने पास में रखें, जब भी डाउट होता है तुरंत खोलकर देखना है इसको, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और जब भी कहीं भी बताना हो तो कुपोषण को इन्हीं 4 तरीकों से बताना है। ऐसे नहीं कि साधारण भाषा में जो बच्चा पतला है या जिसमें पोषण की कमी है, तो ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल तथ्यात्मक होकर आंकड़ों के साथ जानकारी देना है। लिखें तब भी आंकड़ों के साथ लिखें, परिभाषा के साथ लिखें, और किसी को बताएं तब भी, ठीक। और एनीमिया को देखते हैं, एनीमिया से आखिर होता क्या है। अगर महिला एनीमिया से पीड़ित है तो फिर बच्चे पर क्या असर आता है, थोड़ा उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक। तो बात करें अभी एनीमिया को लेकर, बात करें किसको, तो एनीमिया को लेकर। एनीमिया यानी कि क्या, बॉडी में तो आयरन की कमी, क्या, तो आयरन की कमी, या इसको आयरन की कमी यानी सीधे सीधे जो बॉडी में फोलेट की कमी हो गई है। बॉडी में किसकी कमी हो गई है, फोलेट की। फोलेट यानी कि क्या, तो विटामिन B9, ठीक। ये फोलेट बॉडी में जाता है और उससे बॉडी को क्या मिलती है, तो फोलिक एसिड मिलती है। इससे बॉडी को क्या मिलती है, फोलिक एसिड मिलती है। तो एनीमिया का मतलब क्या है, आयरन की कमी, आयरन की कमी। ठीक। और इसको योजनाओं में या मिशन में क्या कहा गया है, IFA, क्या कहा गया है, IFA सिरप दी जाती है, IFA सिरप। IFA का मतलब क्या है, आयरन फॉलिक एसिड। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक। तो देखिए जब भी महिलाओं में ये अगर चीजें होती हैं, अगर फोलिक एसिड की कमी बॉडी में हो गई, तो जो बच्चा का जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब यानी कि पूरा जो मेरु रज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें कहीं कहीं पर पूरी ट्यूब रहती है, उसमें डिफेक्ट आ जाती है। तो जैसे बच्चा का यह जो यहाँ से ऐसे गया होगा न्यूरल ट्यूब, जिसमें न्यूरॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे अभी मैं ऐसे करूं तो आपकी आंखें हो जाएगी बंद, तो कैसे हुई, आपकी चीजें दिमाग में गई, फिर आंखें बंद करने को हुई, सारा न्यूरॉन ट्रांसफर होता है, वही आपको आज्ञा देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कांटा पैर में कभी कभी जैसे ही थोड़ा सा हमको सेंसेशन होता है, वैसे ही हमारा पैर तुरंत उठ जाता है। समझ रहे हैं? तो कैसे प्रोसेस हुआ, वहां लगा आपका, फिर तुरंत वो दिमाग में आया, और न्यूरॉन तुरंत कहाँ पहुंचे, दिमाग में, और दिमाग से तुरंत न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ गए, तो कि पैर को उठाओ, नहीं तो मामला सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? छूते ही किसी गर्म चीज को तुरंत हाथ क्या हो जाती है, हट जाती है, और वो सब काम 1 सेकेंड के बहुत कम हिस्से में हो जाता है। तो इनका जो न्यूरल ट्यूब्स होता है बच्चों का, वो डिफेक्ट हो जाता है, सही से डेवलप नहीं हो पाता है, और इसको कहते हैं NTD। तो अगर महिलाओं में आयरन की कमी है तो उसका रिजल्ट होता है बच्चों में क्या, तो NTD, न्यूरल ट्यूब
डिफेक्ट। क्या है? न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब है, डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं? और ये तो यहां पर डिफेक्ट हुआ है। कभी कभी डिफेक्ट कहाँ हो जाता है? मस्तिष्क में, कहीं भी वो डिफेक्ट हो सकता है। वो ट्यूब में, जो पूरी ट्यूब है, वो कहीं भी डिफेक्ट हो सकती है और बच्चा जन्म इस दुनिया में आने से पूर्व ही एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसका जीवन भला कैसे सही हो पाएगा? तो इस समस्या को हल करना चाहिए कि नहीं? सारे प्राथमिकताओं को दूर कर इसको सरकार को प्राथमिकताओं में रखना ही चाहिए। अगर आप आने वाले भविष्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इससे बड़ा और गलत काम भला क्या हो सकता है? कोई भी नहीं। जिसको आपने इस दुनिया में आने से पहले उसकी नियति आप तय कर दे रहे हैं कि पूरी जीवन भर तुम्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? कभी भी तुमको पल भर की खुशी नहीं मिल पाएगी। खुशी भी रहेगी तो चिंता रहेगी कि कब मुझे अस्पताल जाना पड़ जाए, समझ रहे हैं? तो कुपोषण हुआ, एनीमिया हुआ। तीसरा जो प्रॉब्लम है, अगर सही से सैनिटेशन न हो, अगर स्वच्छता सही से न हो, तो हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में, पेट में कृमि पलने लगते हैं, कीड़े आ जाते हैं पेट में। क्या आ जाते हैं? कीड़े। तो ये देख रहे हो पेट में, अमाशय आंत में, छोटी आंत में ये क्या डेवलप हो गए हैं? तो कृमि, कीड़े डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए आंगनबाड़ी में कृमिनाशक दिया जाता है महिलाओं को और बच्चों को, समझ रहे हैं? तो ये पेट में क्या डेवलप हो गए हैं? कीड़े। बहुत खतरनाक दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखा जाता, कॉन्टामिनेटेड सॉइल्स के कांटेक्ट में आते हैं वो। कभी कभी देखोगे बच्चे अचानक से ही उल्टी करने लगते हैं, अचानक से खेल रहे होते हैं, फिर क्या होने लगती है उनको? क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया या कोई भी जो रोगजनक बॉडी में प्रवेश कर गया है और उनको क्या होने लग रही है? उल्टी होने लग रही है, समझ रहे हैं? अभी बरसात के दौरान इनको उचित माहौल मिलता है पनपने के लिए। बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि विषैले मृदा से, विषैले जल से वो संपर्क में न आए। क्यों न आए? क्योंकि आप बड़े हो गए हो। आप अगर कॉन्टामिनेटेड सॉइल को अगर आप छूते भी हो या जल को छुओगे तो आप उस हाथ को मुंह की तरफ, अब जैसे जैसे बढ़ते हैं हम लोगों का, अपने आप ही स्वयं में ही हाथ, गंदा हाथ मुंह की तरफ जाने से, नाक की तरफ जाने से, आंख की तरफ जाने से रुक जाता है। और नहीं हो रहा है ऐसा तो करिए। आप अपने मुंह को स्पर्श करते हैं, आंख को, यही 3 तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो लेकिन बच्चे तो उतने नहीं रहते चेतना, और देखे होंगे बच्चे तो कमूटा चूसते रहते हैं और तुरंत किसी भी गंदे पानी को पी लेते हैं, समझ रहे हैं? कई तो ऐसे भी उदाहरण होते हैं जो अपने ही मल को सेवन कर लेते हैं, ऐसे भी उदाहरण है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर उनकी विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। और बच्चा इस समय क्या है? चेतना रहित है, तो जिम्मेदारी किसकी? माँ की। और जो भी घर में संरक्षक हैं, और वो सब कैसे जानेंगे? सब लोगों को मालूम ही नहीं है, भाभी जी को मालूम ही नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कैसे सुरक्षा करेंगे? इसीलिए आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं में से एक सेवा क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। अब समझ में आ रही है चीजें? बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ का कम से कम बेसिक हेल्थ एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताया कि पोषण आहार दिए जा रहे हैं, टीकाकरण भी हो ही रहा है, लेकिन सरकार को यह बात बाद में समझ में आई और इस अभियान में लिखा हुआ है कि सिर्फ पूरक पोषण आहार देने भर से काम, सबसे जरूरी क्या है? तो जन जागरूकता।
जन जागरूकता जहां हो जाती है उस समस्या का पब्लिक अपने आप ही हल निकाल, बस सरकार को थोड़ा कैटालिस्ट की भांति थोड़ा सा सपोर्ट करना रहता है, बाकी पब्लिक खुद से कर लेती है। लेकिन जहां जन जागरूकता नहीं है, सरकार एड़ी चोटी की जोर लगा लेती है लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें क्या करना चाहिए, तो जन जागरूकता में। और जब भी मेंस में लिखने में आए तो कोई भी समस्या का एक हल क्या बता सकते हैं, समझ रहे हैं, ये लाख दुखों की एक दवा है। ये जरा देखिए, ये थोड़ा और समझ में आए, ये क्या है, आँख दिख रहा है और कुछ ऐसे कीड़े क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं पेट में, और फिर बच्चे का जो आंत पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, उल्टी दस्त दुनिया भर की परेशानी उसको आने लगेगी। समझ रहे हैं? तो बात समझ में आ रही है, पृष्ठभूमि तैयार हो पाई क्या मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की? ठीक, तो सबसे पहले देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का जो उद्देश्य है, एक तो ध्यान में रखना, पहले देखिए सुनिए अच्छे से। इस योजना का जो उद्देश्य है कि 6 माह से लेकर, या 0 से कर लीजिए, 0 से 6 वर्ष तक के, ये पूरा निचोड़ है, यही 2 बातें दी गई हैं इसमें। ठीक, 0 से 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों, 6 वर्ष तक के कम आयु के कुपोषित बच्चों को, इसमें लक्ष्य कौन है और उनकी आयु क्या होनी चाहिए, ध्यान रहेगी बात। ये सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, किसके लिए है? और जबकि आंगनबाड़ी में सब आएंगे। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, ये क्यूरेटिव मेजर है, ये रोकथाम नहीं है। घटना होने के बाद जो कुपोषित हो चुके हैं, ये उनका इलाज है। और आंगनबाड़ी क्या करता है, प्रिवेंटिव केयर करता है कि कोई हो ही ना पाए। लेकिन इसमें बुनियादी अंतर क्या है इस दोनों योजना में, कि इसमें जो बच्चा कुपोषित हो चुका है, यानी वह बच्चा जो स्टंटेड है, वह बच्चा जो वास्टेड है, वह बच्चा जो अंडरवेटेड है, वह बच्चा जो ओवरवेटेड है, उनका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और वो इस योजना के तहत शामिल होंगे। ठीक, दूसरे इसमें जो इसके जो लाभार्थी हैं वो हैं 15 से 49 वर्ष तक की एनीमिक, ऐसी महिलाएं जो किससे पीड़ित हों, एनीमिया से पीड़ित हों, ऐसे बच्चे जो ऐसी महिलाएं जो किससे पीड़ित हों, एनीमिया से। इसमें एक बात और जोड़ लीजिएगा, कुपोषित बच्चे और एनीमिक बच्चे भी जोड़िए, एवं एनीमिक बच्चे भी कैसे रहते हैं, तो एनीमिक। तो अगर कोई बच्चा एनीमिया से पीड़ित है, अगर कोई बच्चा एनीमिया से पीड़ित है या फिर कुपोषण से पीड़ित है, वो इस योजना का लाभार्थी है। और अगर कोई महिला जिसकी आयु 15 से 49 वर्ष की है और जो एनीमिया से पीड़ित है, वो भी इस योजना में शामिल की जाएगी। बोलो। तीसरी बात देखें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कि सामुदायिक, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सामुदायिक जन सहभागिता, सामुदायिक जन सहभागिता एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करना। जन भागीदारी एवं जन जागरूकता, ये 3 और महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसके तहत। समझ रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको रेखांकित इससे पूर्व नहीं होता। हम लोग पढ़े भी थे आंगनबाड़ी में
कि व्यवहार परिवर्तन पर जोर नहीं दिया गया है। तो सामुदायिक जन सहभागिता, जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी तथा जन जागरूकता के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। अब जरा देखिए, इन 3 उद्देश्यों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से 3 उद्देश्य में सर्वप्रमुख कौन सा है? थर्ड वाला है। क्यों है? क्योंकि यह स्थायी सॉल्यूशन देता है। इसमें तो आपको देखने में अल्प दृष्टि वालों के लिए यह वाले दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये तुरंत त्वरित हल दे रहा है, लेकिन ये घटना बार बार होगी। लेकिन अगर आप ये कर लिए, अगर लोगों का एक बार बिहेवियर बदल गया तो फिर बच्चे कुपोषित ही नहीं होंगे, महिलाएं एनीमिक ही नहीं होंगी। समझ रहे हैं? इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिख नहीं रहा है लेकिन यह सबसे, और यही तो प्रकृति की विशेषता है कि जो चीज दिखती नहीं है वही होती है और जो चीज होती है वो दिखती नहीं है। ठीक, देखें तो चौथा बिंदु है विभिन्न विभागों के मध्य कुपोषण एवं विभिन्न विभागों के मध्य कुपोषण एवं एनीमिया से संबंधित विषयों पर समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। बोलिए बच्चों। पांचवा बिंदु देखें। पांचवा बिंदु क्या कह रहा है कि शासन की संचालित योजनाओं को एकीकृत करना। विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उन सबको क्या करना है? हमें इंटीग्रेटेड करना है, को एकीकृत करना एवं कमी को ढूंढना, कहाँ कमी हो रही है, कमी की या कमी को खोजना या कमी की खोज करना। समझ रहे हैं? हो गई इतनी बातें? आगे छठवां बिंदु कि आईसीडीएस अब ये बदल गया है। आईसीडीएस पोषण अभियान, महतारी जतन योजना इत्यादि के लाभ को पीड़ितों तक पहुंचाना। अब ये आईसीडीएस पोषण अभियान एक किस में तब्दील हो गया है? नहीं बोलते हो। आईसीडीएस और पोषण अभियान किस में तब्दील हो गया है? सक्षम आंगनबाड़ी में। इसमें एक कंपोनेंट और पढ़े थे, इसी में 3 बताए थे, 3 चीजों को शामिल किया गया, सक्षम आंगनबाड़ी और किशोरियों के लिए योजना, SAG स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल। इतनी बातें हो गई।
ठीक, कि उद्देश्य समझ पाए। शुरू के 3 उद्देश्य तो बहुत सरल है। 0 से 6 वर्ष तक के कुपोषित और एनीमिक बच्चों को ठीक करना है। 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को ठीक करना है। जन भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना है और जो भी योजनाएं चल रही हैं जैसे ये लिखा हुआ है उन सबको एकीकृत कर और उन बच्चों तक लाभ को पहुंचाना है। आगे लिखेंगे योजना अंतर्गत हितग्राही। योजना अंतर्गत हितग्राही, इस योजना के हितग्राही, योजना अंतर्गत हितग्राही, योजना अंतर्गत हितग्राही लिख पाओगे क्या? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के 6 वर्ष तक के कम आयु के कुपोषित बच्चे, पूरा लिखना आप लोग। 0 से 6 वर्ष तक के कम आयु के कुपोषित बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के एनीमिक बच्चे। अब इस बार ऐसा नीचे वाले में ऐसा कर लेना, ठीक, नीचे वाले में ऐसा कर लेना और बाकी पूरी लाइन तो वही है, केवल क्या हो जाएगा तो एनीमिक बच्चे। तीसरे कौन? महिला। तो कितने हितग्राही? 3। 15 से 49, इसमें पूरा लिखना, वर्ष तक की एनीमिक महिला। हो गई इतनी बात। आगे लिखेंगे योजना अंतर्गत सेवाएं। हितग्राही में कोई समस्या पहले समझ चुके हैं। योजना अंतर्गत सेवाएं, सबसे पहले लिखेंगे पौष्टिक आहार। सबसे पहले इनको क्या दिया जाएगा? तो पौष्टिक आहार दिया जाएगा और इसमें क्या देना है? तो गर्म पका हुआ भोजन, गर्म पका हुआ भोजन। अब भोजन में सारी चीजें रहेंगी। इसके अतिरिक्त, भोजन के अतिरिक्त दूध, अंडा, फल, दूध और अंडा संतुलित आहार होते हैं या फिर पूर्ण आहार होते हैं। जैसे आप चावल खाओगे तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा? तो हाँ, रहते तो सारी चीजें हैं, हम पहले ही क्लेरिफाई किए हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन ज्यादा अनुपात में है। तो चावल में ज्यादा अनुपात में क्या रहता है, लेकिन दूध और अंडा अगर आप सेवन करते हैं तो लगभग हमको सातों चीजें इनसे संतुलित मात्रा में मिल जाती है। समझ रहे? इसीलिए बच्चों को क्या दिया जाता है? दूध। माँ के दूध में भी सारी चीजें रहती हैं, इसीलिए बच्चा 6 माह तक बिना किसी अन्य पोषक तत्वों के भी सरवाइव करता है, क्योंकि माता के दूध में और गाय के भी दूध में वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को जरूरत है। इसीलिए बच्चों को क्या दिया जाता है? दूध। क्यों न दिया जाए? क्योंकि बच्चे तो ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, खाते ही कहाँ है खाना। आजकल के बच्चे तो माँ बाप तो डांटते नहीं है। अब हम लोग के टाइम में तो 4 झापड़ मारते थे, खाना ही पड़ता था। अब क्या है, बच्चों को मैं देखता हूँ तो सब्जी वब्जी तो खाते ही नहीं है, केवल वो एक आ गया है मैगी खाते रहेंगे और वो दुनिया भर का चिप्स, समझ रहे हैं। और किंडर विंडर जो है, क्या है, मतलब टिंडर जो है, अरे टिंडर नहीं भैया, किंडर होता है। तो बोला अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं। दूध, फल, अंडा, समझ रहे हो, और क्या, लड्डू,
लड्डू भला किसको पसंद नहीं होगा, लेकिन लड्डू की प्रकृति को देखना पड़ेगा। अब बूंदी वाले लड्डू कोई नहीं खाता है, केवल 15 अगस्त में मिलता है बूंदी वाली लड्डू सरकारी स्कूलों में लड्डू। और बोलिए चिक्की और मूंगफली अलग से, ये सारी चीजें भी दी जा रही हैं, ये सारी चीजें भी दी जा रही हैं। और लिख लीजिए इत्यादि प्रोटीन युक्त, इन सब का उद्देश्य क्या है, तो इत्यादि प्रोटीन युक्त आहार। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में सबसे पहले किसकी आपूर्ति की जाएगी, तो पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सबसे पहले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हो गई इतनी बातें, ध्यान रहेगा। इसमें एक बात और जोड़ना है कि जो हम बात किए थे कि वन साइज फिट्स ऑल को यहाँ नकारा गया है। जो कंसेप्ट लेके लोग चलते हैं कि एक योजना बना दिए, देखिए अभी छत्तीसगढ़ को ही देखोगे, अगर भूगोल की थोड़ी सी भी आप लोगों को जानकारी है और होनी भी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि हर जगह के क्लाइमेटिक, रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। नॉर्थ के अलग है, मिडिल पार्ट के अलग है, साउथ पार्ट के अलग है। तो एक विधानसभा से एक स्कीम बना देना और कंपलसरी सब जिलों के लिए लागू करवा देना, उस जिले के अकॉर्डिंग वह चीज ना हो। अब आप मेनू बनाकर भेज दीजिए, उस जिले में उस पदार्थ की उपलब्धता ही नहीं है, बाहर से आ रही है, महंगी आएगी। कुछ दिन तो संचालित हो पाया, फिर वो संचालित ही नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सुधार किया गया है, और या इसमें कहा गया है स्थानीय स्तर पर विशेष प्रकार का खाद्यान्न भी दिया जा सकता है। जैसे बस्तर की बात करें तो मिलेट का प्रयोग किया जा सकता है, कोदो, कुटकी, रागी का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशेष खाद्यान्न। जरा दिखाएं क्या 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 मिलता है, लेकिन भूख लग जाएगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी दिखा ही देते हैं। इंद्रियों पे तो नियंत्रण आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो देखिए खाद्य सामग्री का नाम क्या क्या है, तो चावल है, मिक्स दाल है, रसदार सब्जी है, सूखी नहीं, कैसी, तो रसदार, ताकि वाटर क्वांटिटी भी बॉडी में जाता रहे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी ताजी सब्जी कैसी होनी चाहिए, और ताजी होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि क्या, मूंगा, मोरिंगा, लाल पालक, लाल भाजी, और क्या है, फोर्टिफाइड तेल। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि आधुनिक विधि से किसी भी पदार्थ के हानिकारक तत्वों को दूर किया जा सकता है और कुछ विशेष तत्वों को उसमें ऐड किया जा सकता है। जैसे चावल में जिंक, फोर्टिफाइड राइस, जिंक को ला दिए, समझ रहे हैं। तो तेल, फोर्टिफाइड तेल क्योंकि बैड फैट देता है बॉडी में, वो चर्बी जनरेट होती है, तो इसीलिए तेल को क्या कर देना है, फोर्टिफाइड कर देना है। आगे क्या है, अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य जो लिखवाए, समझ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशेष प्रकार का खाद्यान्न। अब देखें तो खिचड़ी, ये क्या है, खिचड़ी, चावल, दाल, सब्जी, फोर्टिफाइड तेल, सोया बड़ी, अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य, इतनी सारी चीजें डालना है खिचड़ी में आपको। ये नहीं केवल दाल को दे दिए उबाल के खाओ मरो, ऐसा नहीं, समझ रहे हैं। आगे क्या है, मीठा दलिया। दलिया कैसा होना चाहिए, मीठा, गेहूं का दलिया, दूध, शक्कर, सोयाबीन का तेल और अन्य स्थानीय पौष्टिक आहार। किसके लिए है यह, 6 माह से, क्योंकि भला 6 माह से पहले कैसे खाएगा वो। सोयाबीन की बड़ी, हाँ, तो इसको फोर्टिफाइड कर देंगे क्योंकि ये थोड़ी हार्मफुल होती है, इसको फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। अब ये किसके लिए है, तो
15 से एनीमिक वालों के लिए रोटी, चावल, दाल, दाल लेकिन कैसा मिक्स, विशेषण जुड़ गया है, रसदार सब्जी, करी वाली सब्जी, स्थानीय, वही बातें हैं, देख रहे हैं। तो और देखिए खाद्य सामग्री का नाम दलिया, सोयाबीन, ये दुनिया भर का क्या क्या दिया जा रहा है, ठीक, अचार पापड़ सब, ये नहीं कि दाल चावल खाओ बस, ऐसा नहीं, अचार पापड़ सब दिया जाएगा। मसाले तो नहीं ही देना चाहिए लेकिन दे रहे तो क्या ही कर सकता है, समझ रहे हैं, बोलो। तो पहला क्या हो गया, पौष्टिक आहार हो गया। आगे है पौष्टिक आहार के बाद आगे लिखेंगे आप लोग परामर्श सेवाएं, क्या है तो परामर्श सेवाएं, परामर्श सेवाएं, परामर्श सेवाएं यानी कि क्या देना, परामर्श देना, यानी कि लोगों को समझाना और बुझाना। इसमें कौन कौन काम करेंगे, तो पहले तो एएनएम, एएनएम जानते हैं क्या, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक, इनके अंडर मितानिन। फिर इसके बाद कौन देगी परामर्श, तो मितानिन, कौन देगी, मितानिन। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और कौन, बोलो, सहायिका क्या ही देगी बेचारी, सहायिका को भी लिख लो नहीं तो बुरा मान जाएगी, सहायिका। स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवी संगठन, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संगठन, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सेवी सेवा वाला, स्वयं सेवी संगठन। स्वयं सेवी संगठन तो जानते होंगे, जो खुद से कुछ समूह लोग आकर खुद काम करते हैं, बोलिए, जाकर कहीं से कुछ कचरा वचरा उठा रहे हैं जो फैला वैला हुआ है, किसी को पानी वानी पिला रहे हैं सड़क में, वो क्या हो गए, तो स्वयं सेवी संगठन हो गए, ठीक। आगे लिखेंगे शिविरों का आयोजन, शिविरों का आयोजन, शिविरों का आयोजन, शिविर का आयोजन किया जाएगा, शिविर का आयोजन किया जाएगा, कहाँ कहाँ, जिला स्तर पर, मतलब कुछ पंडाल लगाए जाएंगे वहां पर और लोगों को क्या किया जाएगा, हाँ जन जागरूकता, बोलो, शिविर का आयोजन। और कहाँ कहाँ पर, जिला स्तर पर, यानी एक दिन जिला मुख्यालय में होएगा, एक दिन कहाँ होएगा, तो किसी विशेष विकास खंड में, बोलिए, पंचायत स्तर पर, बोलिए, और नगरीय क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों पर क्या किया जाएगा, शिविर का आयोजन किया जाएगा। हो गई इतनी बात। आगे है परिचर्चा, आगे क्या है, तो परिचर्चा, परिचर्चा यानी कि क्या, वाद विवाद होना चाहिए, बैठक होना चाहिए, समझ रहे हैं, बोलिए। आगे क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, जो बच्चा बहुत पीड़ित हो गया है उसको क्या, किसकी जरूरत है, तो अब तो स्वास्थ्य सेवाएं। तो जो शिविर का आयोजन है, जो ये जो परामर्श है,
और परिचर्चा, तीनों में ये वाली ब्रैकेट बनाओगे और लिखोगे यही क्या है। तो इस योजना में जो शुरू में लिखे थे सामुदायिक भागीदारी, बोलो समुदाय को भाग किया जा रहा है। भाई पंचायत मतलब कौन? समुदाय। भाई पंचायत का मतलब पंच वहां जाएंगे, पंच को किसने चुना? हाँ, इसमें ग्राम सभा भी जोड़िए तो जरा, शिविर के आयोजन में ग्राम सभा, तब मामला सेट होगा आप लोगों का। ठीक, तो इतनी बात। और उसमें क्या लिखोगे? यही सामुदायिक भागीदारी है। यही क्या है? जन भागीदारी है। यही क्या है? तो जन जागरूकता है। यही क्या है? जन जागरूकता है। यही क्या है? जन जागरूकता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आई? स्पष्ट है? अब आगे लिखेंगे। अब देखिए, जैसा मैंने ये मेन्यू दिखाया आप लोगों को, ये जो मेन्यू आप देख रहे हैं, इसमें कलेक्टर बदलाव भी कर सकता है। इसमें कलेक्टर बदलाव भी कर सकता है अगर उसे यह बात लगती है कि इसमें बदलाव मुझे करना चाहिए, तो एकदम कंपलसरी नहीं है। और वही इस योजना को विशेष बनाता है। तो इसमें, इस योजना में, ये हर योजना के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। इस योजना में हर योजना को कैसे सटीक बनाया जाए। जो इस योजना में एक तत्व शामिल किया गया है ना, उसको कई योजनाओं में शामिल किया जा सकता है और योजना को प्रभावी किया जा सकता है। तो लिखेंगे कलेक्टर जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और परिस्थितियों के अनुसार, कौन? कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्टर जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं परिस्थितियों के अनुरूप, योजना के लिए कार्य योजना बना सकेगा। तो यानी क्या दिख रहा है? विकेंद्रीकरण योजना है। किसको अधिकार दिए गए हैं? एक फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि आप ऐसा ही करोगे। कलेक्टर अपने जिला के सिचुएशन को देखेगा कि वहां कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। अगर लड्डू दिए जा रहे हैं तो बस्तर में कोदो कुट की रागी के लड्डू दिए जाए। समझ रहे हो? जहां जो रिसोर्सेस उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग। बोलिए बच्चों। हाँ, तो इसमें योजना के लिए कार्य योजना कलेक्टर तैयार करेगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें जिला स्तर की बात कही गई है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। जो बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये क्या हो गए हमारे सेवाएं। आगे लिखेंगे बजट। आगे लिखेंगे बजट। कहां से पैसा आएगा इसके लिए? बजट या निधि या धनराशि, कुछ भी लिखिए। तो बात को समझ गए ना कि इसका मतलब है क्या? इस योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे? एक तो आएगा खनिज न्यास निधि से। खनिज न्यास निधि को पढ़ेंगे कभी, जानते हैं क्या? खनिज न्यास निधि, DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF से आएगा पैसा। ठीक, अभी क्या है कि जिस जिले में अगर कोई खनन कंपनी है तो उसको अपनी रॉयल्टी का एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि वहां की जलवायु को और वहां के लोगों को नकारात्मक रूप से असर कर रहा है। उसका दायित्व है कि उनके पुनर्वास के लिए वो कुछ करे, उससे राशि वसूली जाती है और उसको DMF में जमा किया जाता है। तो पैसा कहां से आएगा? तो DMF से आएगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, खनिज न्यास निधि। ठीक, लिख लीजिए, क्योंकि F फॉर वो करोगे। तो आगे कहां से आएगा? तो CSR से, CS फाउंडेशन। हाँ,
CSR से, CSR का मतलब अखबार पढ़ते होगे तो आता होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व। कंपनी को अपनी लाभ का, प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता है, हर कंपनी को ये तो देना ही पड़ेगा। एक खनन वालों को है, कोई भी अभी इसमें तो जरूरी नहीं हर कंपनी खनन कंपनी हो, अब अंतर समझ रहे हो, नहीं तो एक ही जैसा नजर आएगा। इसमें सिर्फ किसके लिए, खनिज वालों के लिए। इसमें कोई भी कंपनी हो उसको क्या देना पड़ेगा, 2.5-3% देना पड़ता है अपनी प्रॉफिट का, किसको, तो सरकार को, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिख लिए फुल फॉर्म। अब अच्छा, इसका आप प्रभाव देखे होंगे, कई कंपनियों पे क्या रहते हैं, एनजीओ रहते हैं। अब पहले क्या था कि इस पैसे को जमा करना था, फिर सरकार इसको हेल्थ में, एजुकेशन में, अच्छा इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बीएसपी के स्कूल होते हैं, ऐसे ही एनटीपीसी के हॉस्पिटल हो सकते हैं, ये सब या तो सीएसआर को सरकार को दे दीजिए या किसी एनजीओ को दे दीजिए, या तो खुद से खर्च करिए, लेकिन खर्च करना है, किसमें करना है, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन्वायरमेंट में, पेयजल में, इन सारी चीजों में खर्च करना है। तो कुछ फंड कहां से आता है, सीएसआर से आता है, और कुछ पैसा आएगा जन सहयोग से। कुछ पैसा कहां से आएगा, जन सहयोग से आएगा। कुछ पैसा कहां से आएगा, जन सहयोग से आएगा। ठीक, और इसके लिए मुख्यमंत्री, और इन सब पैसों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण निधि स्थापित की गई है, ध्यान रखना। सारा पैसा इसमें जमा कर दिया जाएगा, फिर बैंक से ब्याज के जरिए इसका प्रबंधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण, हाँ, एक महिला और जो बच्चे हैं, महिलाओं के लिए क्या बनाया जाएगा, अनुश्रवण कार्ड, जैसे राशन कार्ड है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, वैसे ही क्या बनेगा, अनुश्रवण कार्ड। अनुश्रवण का मतलब मॉनिटरिंग, क्या करना, मॉनिटरिंग करना लगातार, उससे कार्ड से पता चलता रहेगा कि उनका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। किसके लिए बनेगा, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और 15 से 49 साल तक की महिलाओं के लिए। बोलो बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे चलिए। अनुश्रवण समिति, मॉनिटरिंग कमेटी, इस योजना का हर योजना के लिए क्या बनती है, हाँ, कौन सी समिति, अनुश्रवण समिति, यानी योजना के, हाँ, अनुश्रवण समिति। कुछ और मत लिख लेना भाई। देखो, अनुश्रवण का मतलब क्या है, यहाँ पर मॉनिटरिंग। ठीक, अनुश्रवण का मतलब है योजना की निगरानी, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिए समिति, 3 स्तर पर स्थापित की गई है। कितने स्तर पर, 3 स्तर पर स्थापित की गई है। सबसे पहला है शासी समिति, गवर्निंग कमेटी, शासी समिति। कितने स्तर पर अनुश्रवण समिति है, 3 स्तर पर। सबसे ऊंचा स्तर शासी समिति, इसकी अध्यक्षता करेंगे स्वयं मुख्यमंत्री। कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, सीएम। और इसमें अदर मिनिस्टर रहेंगे, मेंबर के रूप में अदर मिनिस्टर रहेंगे, और कुछ सेक्रेटरी रहेंगे, यानी कि सचिव लोग। टोटल 18 सदस्य हैं, याद नहीं कर सकते 18 को। ठीक, तो इसमें कौन, बस हम लोग को ध्यान क्या रखना है, अध्यक्षता, और इसमें और भी अन्य मंत्रियों को शामिल किया जाता है। आगे है कि उसको कह सकते हैं कि सचिव स्तर की समिति, सचिव
स्तर की समिति, इसमें इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुख्य सचिव। कौन करते हैं? मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अन्य सदस्य में कौन रहते हैं? तो सचिव रहते हैं। अन्य सदस्य में कौन रहेगा? सचिव। और भी जो डिपार्टमेंट के सचिव रहेंगे, बोलिए। और अंतिम में, और ये दोनों कहाँ स्तर की समिति है? राज्य स्तर की समिति है। ये पूरे जिले, पूरे राज्य भर के जिलों के लिए स्थापित की गई है। आगे है जिला स्तर पर समिति। क्या है? तो जिला स्तर पर समिति। इसमें भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज तो पता हो ही सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कलेक्टर। क्योंकि कलेक्टर को ही अधिकार दिए गए हैं। बोलिए, याद रहेगा? बोलो बच्चों। ठीक, हो गई इतनी बात। आगे लिखेंगे नोडल विभाग। योजना के लिए 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 नोडल विभाग कौन है? तो छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास महिला एवं बाल विकास विभाग। अन्य विभागों की सहायता, अन्य विभाग भी इससे संबंधित है। कौन कौन से होंगे? अनुमान लगाओगे क्या? स्वास्थ्य विभाग, बोलिए। और भी बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखना। हो गई इतनी बातें। हम लोग को क्या क्या मालूम चल गया कि कौन कौन इस योजना के हितग्राही हैं, कौन इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना की सेवाएं क्या है, इस योजना का नोडल विभाग क्या है, और इस योजना का बजट क्या है, और इस योजना की निगरानी, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। 3 स्तर पर समिति स्थापित की गई है। आगे लिखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कब शुरू हुआ? ये तो पढ़े नहीं हो ना अभी? हाँ, कब शुरू हुआ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या पृष्ठभूमि भी लिख सकते हो। बहुत ज्यादा इतिहास की बात तो नहीं है यह कि आज से सदियों पहले की बात हो। तो सबसे पहले 24 जून 2019 को दंतेवाड़ा सुपोषित अभियान चलाया गया। दंतेवाड़ा सुपोषित अभियान या योजना या मिशन चलाया गया, और इसके परिणाम अच्छे प्राप्त हुए। परिणाम अच्छे प्राप्त हुए। और वर्ष 2019 150वीं गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को क्या शुरू किया गया? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। ये क्या है? तो इस योजना की शुरुआत कब की गई है? 2 अक्टूबर 2009 तो नहीं लिख दिया हूं, 2019। और इससे पहले ये कहां चला था? तो दंतेवाड़ा में 24 जून 2019 को। परिणाम अच्छे मिले तो फिर पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया। तो यह आपका क्या है? तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है या अभियान है। सारी बातें हो गई। तिथि भी देख लिए, उद्देश्य भी देख लिए, हितग्राही भी देख लिए, बजट भी देख लिए, प्रबंधन, क्रियान्वयन, निगरानी की व्यवस्था भी देख लिए।
समझ रहे हैं। अब इसको आपको अच्छे से नियमित अंतराल में क्या करते रहना है, दोहराते रहना है। और जब भी अभियान में कोई अमेंडमेंट होता है तो उसको करंट अफेयर्स में देखेंगे, या आप स्वयं से जब कोई चीज पढ़ते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलता है तो उसको भी आपको अपने नोट्स में शामिल करते रहना है। ठीक, तो ये समाप्त।